नमस्कार साथियों, मैं मनीष प्रवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की हाई स्टोरी और दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक भयानक स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे नात्सीवाद और हिटलर का उदय। आज इसी लेक्चर 8 के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर 8 के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट। और जो हमारे मेजर जो हाई स्टोरी के जो 3 चैप्टर थे वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति आता है, रूस का समाजवाद आता है और उसके बाद ये हिटलर का उदय। मेजरली जो 3 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो 2 हैं वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, अपन कोर्स तो पूरा कंप्लीट करेंगे, पर जो 3 इंपॉर्टेंट थे वो हो चुके हैं। तो अब आज के लास्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। देखिए, अब किसी भी प्रकार का शासन हो, कोई भी शासन हो, सबकी हर इंसान की अपनी अपनी रिएक्शन होता है कि भाई ये सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, कोई कहता नहीं ये गलत कर रही है, तो सबकी प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। तो जो नात्सीवाद था उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी वो हम लोग देखेंगे, लोगों का विरोध देखेंगे, थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स क्या है ये भी देखेंगे, और महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी ये भी हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। देखिए, नात्सीवाद पे जो रिएक्शन है वो 3 प्रकार का रिएक्शन रहा, और ये 3 प्रकार का रिएक्शन आप हमारे आज भी आम जीवन में देख सकते हैं। एक क्या होता है, एक रिएक्शन है जो कि नात्सीवाद के सपोर्टर थे, जो खुलकर के नात्सीवाद का क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जैसे कि हेलमुट के पिताजी थे, जिनसे अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा। हेलमुट के जो पिताजी हैं वो नात्सीवाद के कट्टर समर्थक थे, कट्टर फॉलोअर थे उनके। ऐसा आप आज भी देखते हैं। कोई कोई क्या होता है, किसी पार्टी का बहुत ही बड़ा कट्टर फॉलोअर होता है, नहीं ये पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर वो कर रही है जो सही कर रही है। ओके, तो ये दूसरे किस प्रकार के लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, जो विरोध करते हैं कि नहीं ये जो सरकार ने काम करा है वो गलत करा है, ये जो नाजिज्म नात्सीवाद जो काम कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो नात्सीवाद है उसके क्या थे, विरोध में थे। तो हम लोगों का जो विरोध है वो भी देखेंगे। एक पक्ष हो गया जो कि पक्ष में है, जो नात्सीवाद के पक्ष में है, उनका खुलकर के समर्थन कर रहा है, और एक क्या है, खुलकर के विरोध कर रहा है। ये हम आज भी देखते हैं। और तीसरा वर्ग ऐसा होता है जो डर करके रहता है, वो नहीं चाहता किसी मामलों में फंसना, वो ये चाहता है कि जहां तक हो सके मैं इससे क्या है बच जाऊं, ना तो मैं विरोध करूं ना मैं खुलकर के समर्थन करूं। ऐसे भी हम काफी लोग देखते हैं हमारे देश में या दुनिया में, कहीं पर भी चले जाइए 3 प्रकार के लोग की ही आपको प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। या तो लोग खुलकर के समर्थन कर रहे होंगे, या खुलकर के क्या है विरोध में होंगे, या बिल्कुल चुप बैठे होंगे, चुपचाप जो कुछ हो रहा है देख रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ चंगासी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 प्रकार के लोग हैं। तो नात्सीवाद पे जो आम लोगों की, आम जनता की जो प्रतिक्रिया थी, जो रिएक्शन था, वो भी 3 लोगों का है। तो सबसे पहले जो नात्सीवाद के कट्टर फॉलोअर थे, जो ये चाहते थे कि नात्सीवाद ही क्या है जर्मनी की स्थिति सुधार सकता है, वही जर्मनी का भला कर सकता है, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना कोई भर सकता है तो नात्सीवाद बढ़ सकता है, जर्मनी की स्थिति को सुधार सकता है तो नात्सीवाद सुधार सकता है, और जर्मनी को रूस अमेरिका जितना शक्तिशाली राष्ट्र अगर कोई बना सकता है तो वो भी नात्सीवाद बना सकता है। इन्हीं सोच और इन्हीं सपनों के साथ ये लोग क्या है पूरा पूरा समर्थन करते हैं। पर जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है, ये उस स्थिति पे खड़े हैं, इनके मन में इतना भयंकर डर होता है कि कहां भाग जाए बस हमें, क्योंकि हमने जो हाल लोगों का करा है वो हमें अब विश्व युद्ध में जो टीम जीती है, मित्र राष्ट्र जीते हैं, वो हमारा कर देंगे, जैसे कि हेलमुट के पिताजी सोच रहे थे। तो आइए जानते हैं, बहुत सारे लोग धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। अब जब क्या था, मैंने आपको कहा शुरुआत में, हिटलर एक गजब का वक्ता था, बहुत अच्छा भाषण बहुत बढ़िया दिया करता था, और मतलब नेतागिरी में बस यही चाहिए, नेतागिरी में आप पे इतना विश्वास, नेतागिरी में आपको 2 चीजें होनी चाहिए। पहली तो क्या है, आपको जो भाषण देना है ना वो गजब आना चाहिए, 1 नंबर आना चाहिए, क्योंकि नेतागिरी टिकी किस चीज पे है, लोगों को अट्रैक्ट करने पे, लोगों को अट्रैक्ट करने पे। तो लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है कि भाई क्या करा आप, बेहतरीन, बहुत बहुत गजब बोले। तो एक तो क्या होता है, जैसे नेता हो गए, और एक ही देखा नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, या सर आप जुड़ जाइए, फिर आप 2 लोगों को जोड़िएगा सर, और सर आप ये वाली पॉलिसी खरीदिए। तो आपका उन्होंने देखा कभी वो कितने एक्सपर्ट होते, बोल नहीं 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 मैम ऐसे कैसे नुकसान हो जाएगा आपको, हम बैठे हैं ना, हम हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, आप लीजिए ये पॉलिसी लीजिए। तो बस वही है, विश्वास जीतने वाली बात है। तो हिटलर भी बहुत गजब का वक्ता था, तो बहुत गजब के भाषण देता था। तो एक तो क्या है, नेतागिरी में आपको भाषण देना आना चाहिए। दूसरा क्या है, मन में डर नहीं होना चाहिए। पुलिस से डंडे खा भी लेंगे, मतलब मार भी लेंगे, किसी दूसरे को मारना है उसको मार भी लेंगे, उसके बदले में डंडे भी खा लेंगे, सब कुछ चलता है। फिर साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है। फिर ये नहीं 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 और पुलिस ने पकड़ लिया है मैं कैसे जाऊं,
मतलब नेता तो ये तो बिल्कुल हाईलाइट्स में करवाते हैं बाकायदा, आज मुझे पुलिस ने अरेस्ट करा है और मैं जनहित के आंदोलनों के लिए मैं पुलिस में गया। और आप सभी जितने बड़े नेता हैं उनको देख लीजिए, वो पुलिस में तो जाकर के आए हैं और थानों में अरेस्ट होते ही है। तो सारे लोग क्या है, जब धुआंधार प्रचार, जो उसका बहुत गजब के वो भाषण देता था और जो उसके सपोर्टर्स है बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, तो उस प्रचार प्रसार में लोग क्या है उस चकाचौंध में फंस गए, शिकार हो गए नाज़ीवाद का। अरे वाह वाह क्या विचारधारा है, यही देश को बदल देगी। दुनिया को नाज़ी नजरों से देखने लगे। अब ये भी क्या है, जो इनके सपोर्ट में आ गया, जो हिटलर के सपोर्ट में आ गया, वो भी क्या है दुनिया को नाज़ी नजरों से, नाज़ी नजरों का मतलब क्या है, यहूदियों का विरोध करना, यहूदियों का विरोध करना, आर्य को सबसे ऊपर मानना। और जो जो सोच नाज़ी मतलब हिटलर सोचता है, जो हिटलर की विचारधारा है, उसी विचारधारा से पूरी दुनिया को देखने लगे। इन यहूदी लोगों को मार दो, इन अश्वेत लोगों को मार दो, इन विकलांग लोगों को मार दो, इन्हीं से फिर क्या होगा, ये सब हट जाएंगे तो हमारा देश मजबूत बनेगा, शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था, ठीक है। अब जैसे ही कभी यहूदियों को देख लेते थे, यहूदियों से आमना सामना हो जाता था, क्या था कि बहुत भयंकर नफरत, ये यहूदी आ गए बीच में, कैसे आ गए ये लोग यहाँ पे, बहुत गुस्सा उन लोगों में होता था। किनमें, जो नाज़ीवाद की नजर से दुनिया को देख रहे हैं, जो नाज़ीवाद की नजर से दुनिया को देख रहे हैं, तो यहूदियों के प्रति वो नफरत, वो गुस्सा देखने को मिलता है। और सिखाया क्या जा रहा था भाई, जो शुद्धिकरण किया गया उसमें ये सिखाया गया, शिक्षा प्रक्रिया में ये सिखाया गया, राष्ट्रवाद की जो भावना, समाजवाद की जो भावना हिटलर पैदा करना चाहता था उसमें ये सिखाया गया, तो वो तो देखने को ही मिलेगा। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों में शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के घर के बाहर निशान नहीं लगा दिए कि भाई ये यहूदी है, और जो आस पड़ोस वाले, कभी किसी पड़ोसी में शक हो गया, यार ये भी लगता तो यहूदी है, इसका भी टेस्ट होना चाहिए, इसकी नस्ल की जांच होनी चाहिए, ये यहूदी है या नहीं है, थोड़ा बहुत भी शक हो गया तो पुलिस को फोन कर दिया, हेलो हेलो हमारे पड़ोस में यहूदी रह रहे हैं। मतलब यहूदियों से बहुत बहुत बुरा जो बर्ताव है वो किया जा रहा था। ये मैंने एक तस्वीर दिखाई है आपको ऑफिस की, ठीक है, एक ऑफिस की तस्वीर दिखाई जहाँ पे हिटलर की फोटो लगी है, स्वास्थ्य का जो चिन्ह है वो चिन्ह है, उनकी पूरी टेबल। तो एक जो नाज़ीवाद जो लोग हैं उनके दफ्तर की तस्वीर आप लोगों को दिखाई। पक्का विश्वास हो चुका था, किसको पक्का विश्वास हो चुका था, जो नाज़ीवाद के सपोर्टर थे। क्या विश्वास हो गया सर, किस बात को लेकर के उनको विश्वास हुआ, उनका यह विश्वास हुआ कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। इनका यह पूरा पूरा विश्वास हो गया कि अगर देश को तरक्की पर कोई लेकर के जा सकता है, अगर देश को कोई आगे लेकर के जा सकता है तो वो कौन है, सिर्फ नाज़ीवाद की विचारधारा ही लेकर के जा सकती है। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। पर सच में क्या, सच में सबके कल्याण में सब आ रहे थे? सिर्फ जो खुद ओपन में जो पार्टी कह रही है, जो नाजी लोग कह रहे हैं, नाज़ी लोग कह रहे हैं कि हमने क्या कराया है, आर्यों को सबसे ऊपर और यहूदियों को सबसे नीचे कर दिया है, और फिर भी इनकी सोच में अगर यह है कि वो सबका कल्याण करेंगे तो कैसे होगा? फिर या तो इनकी आंखें खराब है क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों में क्या करा है, वो नजरिया बसा लिया नाज़ीवाद वाला, या फिर ये सबसे बड़े डरपोक हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सच को दबाने के लिए झूठ को साथ दे रहे हैं। या तो भाई आप बोलो ही मत, और बोलो तो कम से कम एटलीस्ट इतना तो बोलो ना कि जो गलत हो रहा है उस पर आप बोल सके कि हाँ ये गलत है, ये गलत है। ओके, तो ये वो लोग थे जो क्या थे, नाज़ीवाद के कट्टर समर्थक थे, कट्टर फॉलोअर थे, बहुत गजब का समर्थन कर रहे थे। और इनकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को शक्तिशाली बनाना, जर्मनी को तरक्की पे ले जाना, और पूरी दुनिया में जर्मनी का एक क्या कहते हैं रेपुटेशन क्रिएट करना, वो किसका काम, कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ नाज़ीवाद विचारधारा कर सकती है। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ने पर एंडिंग पर आ चुके हैं, ये स्थिति हुई क्यों, क्यों तानाशाह का जन्म होना शुरू हुआ? कारण क्या था? सबसे पहला तो क्या था, युद्ध में आपका जाना। युद्ध के समय में कौन था, राजतंत्र था, युद्ध के समय राजतंत्र। तो इसीलिए तो भारत कहता है कि युद्ध को नहीं बुद्ध को अपनाओ, शांति से ही काम होता है, शांति से ही काम होता है। तो अब युद्ध में हार गए। अब युद्ध में हारते ही क्या, पहले तो राजतंत्र फ्लॉप हो गया, ये मान लिया गया कि राजा की बस की बात नहीं, हटाओ, बाहर फेंक, उसको बाहर फेंक देगा। अब क्या हुआ, लोकतंत्र लेकर के आए। अब लोकतंत्र जब लेकर करके आए और उसके समय वर्साई की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती है, तो क्या होता है, उसका सारा का सारा अपमान जो है किस पे डाल दिया जाता है कि वाइमर जो गणराज्य था उसके कारण हुआ, तो लोकतंत्र फेल हो गया। अब बस जरूरत इस बात की थी कि अगर यहाँ के लोग लोकतंत्र पे विश्वास रखते, जनता की व्यवस्था पे विश्वास रखते, और वो ये बात समझते कि वो जो वर्साई की संधि हुई है उसमें वाइमर गणराज्य की गलती नहीं है, तो राजा जी की गलती, वो युद्ध हार गए, और युद्ध हारे तो हट जाना तो बढ़ना ही पड़ेगा। अब वो कम ज्यादा ये भी तो ध्यान रखे ना कि उसके लिए क्या है, फिर बाद में डॉयस प्लान आता है,
डोइज योजना आती है और उसमें क्या कहा जाता है कि हम आपके हर्जानों को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम करा गया, अमेरिका ने मदद करी। वो किसके कारण, वाइमर गणराज्य के ही तो कारण हुआ। तो अगर ये लोकतंत्र को बनाए रखते हैं तो क्या है, एक हिटलर कभी नहीं आता। कभी भी आप अपने देश को इतना कमजोर मत बनने दीजिए कि कोई तानाशाह आपके देश में जन्म ले ले। कभी भी आप अपने देश को इतना कमजोर मत बनने दीजिए कि कोई बाहर के आक्रमक आकर के आपके देश पर राज करना शुरू कर जाए। वही यहां पर हुआ है कि क्यों, क्योंकि आपने अपनी पूरी व्यवस्था को खराब, राजतंत्र था आपने हटा दिया, लोकतंत्र को आपने हटा दिया। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए पागल हो चुके कि हमें क्या करना है, बदला लेना है। हमें क्या करना है, बदला लेना। और बदला लेने के भाव में क्या है, आपने हिटलर को ऊपर ही ऊपर उठाते गए, जो कि कहीं ना कहीं एक गलती हो गई। और मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, मैं नहीं कहता हूं कि रियलिटी है या नहीं है, कहा जाता है कि जब हिटलर 10 या 11 साल का था तो ये नदी में डूब रहा था और इसको बचा लिया गया। तो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये थी कि हिटलर को बचा लिया गया, क्योंकि अगर ये नहीं बचता तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जो बेगुनाह थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको नहीं मरना पड़ता। पर वो मरे, गैस चैम्बर से मरे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन जो कैंप थे, यातना घरे थे, वहां कहीं किसी भी तरीके से मरे हो, पर उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था, वो था हिटलर। तो वो तो थे जो समर्थन में हैं, जो हिटलर भैया जिंदाबाद 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 के नारे लगा रहे थे। बहुत से युवा नेता थे, हेलमुट के पिताजी जैसे, जो हिटलर भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब वो लोग कौन थे जो कि हिटलर का विरोध कर रहे थे, लोगों का विरोध कर रहे थे। और ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा, सच्चाई कुछ समय के लिए दब सकती है, हमेशा के लिए कभी नहीं दब सकती। कभी ना कभी एक समय ऐसा आएगा कि जब क्या है, उसे उजागर करा जाएगा। और जिस दिन उजागर करा जाएगा ना, उस दिन जो सच में लोग हैं वो उसकी बुराई ही करेंगे। तो इसलिए अगर आप गलत को गलत कह रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जान चली जाए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, परंतु आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी। जैसे कि मैं अभी एक इंसान के बारे में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं। तो लोगों का विरोध, जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एक तो पहली बात तो काफी बड़ी पॉपुलेशन, आपने यहूदियों को हटा दिया, अश्वेतों को हटा दिया, विकलांगों को हटा दिया, सबको हटा दिया, तो पॉपुलेशन बची कहां। तो वो तो वैसे ही खिलाफ थे। और जो थोड़े बहुत बचे थे, तो जो थोड़े बहुत थे उनमें भी सभी नाज़ी नहीं थे, सभी हिटलर को समर्थक नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का जमकर करके क्या किया, विरोध किया। बहुत से लोगों ने जो पुलिस दमन कर रही थी, उनको मार रही थी, पीट रही थी, और इस आशंका में भी थे कि पुलिस हमें जान से मार देगी, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या है, खुल करके क्या है, नाज़ीवाद का विरोध करा है कि जो हिटलर कर रहा है वो गलत है, समाज में इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो गलत है, और इस प्रकार से हजारों लाखों बेगुनाहों को मारना ये मानवता के खिलाफ क्या है, कलंक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पादरी निम्योलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। यह है भैया पादरी निम्योलर, ठीक है। इन्होंने लगातार क्या है, नाज़ियों का विरोध करा, अकेले डटकर के विरोध करते रहे कि बोले नहीं, जो नाज़ी कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने पाया, किसने, पादरी है जो पादरी निम्योलर है, इन्हों की बात कर रहा हूं। तो पादरी ने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती है। तो वो ये कह रहे हैं, ये जो निर्मम मतलब जिसमें कोई बहुत बुरी तरीके से जो अत्याचार हो रहे हैं, वो निर्मम और संगठित समूह से, संगठित समूह क्यों, पूरा ये सब संगठित हो चुके हैं, ये आ रही है, ये सब कह रहे हैं नाज़ी, ये सब एक साथ होकर के किसी कमजोर पे क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और उस जुल्म के खिलाफ क्या है, जो यहाँ की आम जनता है वो उसका विरोध नहीं कर पा रही। दुख इसी बात का है पादरी निम्योलर को कि ये सब क्या है, विरोध नहीं कर पा रहे। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी, जनता बिल्कुल खामोश थी। तो अब दो वर्गों के बारे में हमने पढ़ लिया, एक समर्थन कर रहे हैं, एक विरोध कर रहे हैं। अब जो पादरी निम्योलर बता रहे हैं कि एक अजीब सी खामोशी में डूबी है, वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले क्या है, पादरी निम्योलर की कुछ आप ये कह सकते हैं पोएम, कहना चाहे तो पोएम है, उनके कुछ शब्द हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पादरी निम्योलर कहते हैं कि देखो क्या है कि जब हम भी क्या करते हैं कि यार उसके साथ अत्याचार हो रहा है ना, होने दो, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, अपन क्यों बोले, ठीक है। फिर कहते हैं कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, अरे मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, अपन क्यों बोले, अपने साथ सरकार ने गलत थोड़ी करा है, अरे फिर उसके साथ। तो इसी पे क्या है, पादरी निम्योलर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, पर मैं कम्युनिस्ट नहीं था। तो जब पहले वो कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए, उनको ढूंढते हुए आए, तो मैंने कहा भाई मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूं, तो मैं क्यों विरोध करूं, जाओ मारो अपनी तरफ से, तो कुछ भी हो जाए, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। किसने, पादरी निम्योलर ने। पादरी निम्योलर एक समाज की स्थिति बता रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, उसको मारना है, मैं क्यों जाऊं,
मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। फिर इसको मारना है, और वो कहा जाता है ना कि अगर आग एक घर में लगेगी तो वो फैलती फैलती सभी घरों तक पहुंचेगी। तो इसलिए जरूरत यह है कि सब मिलकर के उस एक घर की आग को ही बुझा दो, नहीं तो वो सभी घरों को लपेटे में लेगी। ओके, फिर वो सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, इसलिए फिर मैं चुप रहा। तो पहले वो कम्युनिस्टों को ढूंढना है, अपन कम्युनिस्ट नहीं है बाबा, बाबा रे बाबा, जा जा अपन नहीं है, दूर। फिर वो सोशल डेमोक्रेट को ढूंढना है, तो भी मैं चुप ही रहा, मैंने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद वो ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढना है, मैं तो ट्रेड यूनियन में भी नहीं था, अपन तो थे नहीं ट्रेड यूनियन में। फिर वो यहूदियों को ढूंढते हैं, लेकिन मैं तो यहूदी भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मतलब कम्युनिस्टों को ढूंढता है, तब मैंने कुछ नहीं करा। सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए, मैंने कुछ नहीं करा। ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, मैंने कुछ नहीं करा। यहूदियों को ढूंढते हुए आए, मैंने कुछ नहीं करा। पर जब अंत में जब वो मेरे लिए आए, तो वहां कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 सबको खत्म कर दिया गया, और उस खात्मे का मैं साक्षी बना हूं, मैंने उसको देखा है। आप पादरी निमोलर की बातों को समझिए। वो क्या कहना चाहते हैं कि जब समाज में कहीं विरोध हो, जब समाज में कहीं अत्याचार होता है, हम उस अत्याचार को क्या है, देखते हैं, हम अपनी आंखों से उस अत्याचार को देखते हैं। क्यों देखते हैं? हम सिर्फ ये सोच करके बैठ जाते हैं मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। पर जब वो सबको खत्म करते करते आप तक पहुंचेंगे ना, और आप सोचेंगे मैं आज विरोध करना शुरू करूं, तो फिर आप पाएंगे कि मेरे साथ तो अब आज खड़ा होने के लिए भी कोई नहीं खड़ा है। तो इसलिए जब पहले कदम पे ही किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, जब पहले कदम पे किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, तो आप क्या करिए, वहीं विरोध करना शुरू कर दीजिए। आप वहीं क्या है, विरोध करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि वो अत्याचार, वो दमन और जो वो बर्बरता वो दिखा रहे हैं, वो बर्बरता खत्म हो जाएगी। तो ये पादरी निमोलर ने एक बहुत बड़ा संदेश हमें दिया है, जो हमें समझना चाहिए कि हमें अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। और मैं कल परसों मैंने कुछ पढ़ा, तो उसमें मार्टिन किंग लूथर के बारे में बता रहा था, जो अमेरिका में अश्वेतों के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं कि कहीं पर भी हुआ हुआ अन्याय, पूरे विश्व में कहीं पर भी हुआ हुआ अन्याय, वो पूरे विश्व पर अन्याय है। मतलब एक के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है, तो आप वो दिन दूर नहीं है जब आपके साथ भी होगा। तो इसलिए हमें क्या है, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पादरी निमोलर की बातें थी वो हम लोगों ने देखी। अब ये मत पूछिएगा सर ये एग्जाम में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, पर फिर भी आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए मैंने ये चीज आपको बताई है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग चुप थे बिल्कुल, जिन्होंने कुछ ही नहीं बोला, इससे पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना होता। तो बहुत ज्यादा भारी संख्या में लोग ऐसे भी थे जो क्या थे, मुख्य दर्शक, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, दर्शक बने हुए थे। वही वाली बात आ गई, पादरी निमोलर वाली बात। कम्युनिस्टों को ढूंढना है, मैंने बोला ही नहीं। सोशल डेमोक्रेट को ढूंढना है, मैंने बोला ही नहीं। ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते हुए मैंने बोला ही नहीं। यहूदियों को ढूंढना है, मैंने बोला ही नहीं, क्योंकि मैं इन चारों कैटेगरी में से कोई सी में भी नहीं था। पर जब वो मेरे लिए आया ना, तो फिर मैंने देखा यार कोई भी अब सपोर्ट में नहीं है। तो ये सब मुख्य दर्शक थे, चुपचाप उदास बैठे थे, उसके साक्षी, मतलब उसके एक विटनेस बन रहे थे ये सब कुछ जो हो रहा था। लोग कई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नाथसीवाद का विरोध करने से डरते थे। ठीक है, तो इनमें डर था। तो इनमें क्या था, डर था कि हमें नाथसीवाद मार देंगे, जो नाजिज्म की सेना है वो हमें क्या कर देगी, मार देगी। अब आते हैं थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। ये थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स है क्या, ये है क्या, ये देखिएगा। नाज़ी जर्मनी में यहूदी क्या महसूस करते थे, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। ठीक है, पूरे चैप्टर में, पूरे अध्याय में आप लोगों को एक बात तो ये समझ में आ रही है कि अगर सबसे ज्यादा गलत इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी के साथ हुआ है, तो वो किसके साथ हुआ है, यहूदियों के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है, यहूदियों के साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है। ठीक है, तो अब ये यहूदी उस नाज़ी जर्मनी में क्या महसूस कर रहे थे, नाज़ी जर्मनी में क्या महसूस कर रहे थे, वो कहानी बिल्कुल अलग है। उसको बताने के लिए एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। सपनों का भी कुछ, इनके जो सपने थे वो सपने दबा दिए गए, मार दिए गए, पीट दिए गए। शार्लेट बेराट एक लड़की का नाम है जिन्होंने वो किताब लिखी है। ओके, अपनी डायरी में, क्योंकि कुछ अंग्रेजों के नाम ऐसे हैं जो मैं समझ भी नहीं आता कि वो मेल के हैं फीमेल के हैं, तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं कि हाँ वो लड़की है, वो औरत है, वो महिला है। तो शार्लेट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। तो अब उसने बिल्कुल चुपचाप चोरी छिपे वो सपने क्या है दर्ज करना शुरू करा। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, और जब फिर क्या हो गया, नाज़ी जर्मनी हार गया और नाज़ी जर्मनी टूट चुका था, वो विश्व युद्ध हार चुका था, तो फिर उसको इसी किताब को, इस डायरी को क्या करा गया, पुस्तक में बदला गया। डायरी क्या होती है, डायरी एक तरीके से हम हमारे नॉर्मल लाइफ में कुछ लिखें,
भाई मैंने आज ये करा, मैंने वो चीज़ देखी, मैंने ये करा, वो एक डायरी के फॉर्म में। पर डायरी हम तक सीमित रह जाती है, हमने जो लिखा, पर उसे फिर बाद में पुस्तक के रूप में आप करना। जैसे आप कहते हैं, हम कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफीज होती हैं कि खुद के जीवन के बारे में कोई इंसान लिखता है, तो वो क्या होती है, पहले तो एक तरीके से डायरी, भाई मेरा ये ऐसा ऐसा जीवन रहा, फिर वो बाद में क्या किताब के रूप में प्रकाशित हो जाती है। तो ये डायरी थी जो फिर बाद में पुस्तक बना दी गई। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। तो पूरे सबने जब लोगों ने पढ़ा तो इस पर बहुत दुख व्यक्त करा, निंदा करी हिटलर की कि हिटलर ने ये क्या काम कर डाला। शार्लेटे ने इस किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप बार बार में किसी इंसान को कोई बात बोलोगे ना, देख तू ऐसा है, देख तू ऐसा है, देख तू ऐसा है, तो वो क्या अपनी एक मानसिकता बना लेता है। इसीलिए जब कभी कभार क्या होता है कि जो पेरेंट्स है ना टीचर्स के पास आते हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए कि सर हमने से क्या करा है क्या नहीं करा है, तो बहुत सी बार है ना काफ़ी टीचर्स ये सजेशन देते हैं कि बच्चों को आप कभी भी ये महसूस मत कराओ कि आप सबसे डफर हो। हमेशा माता पिता क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, अरे बेटा देख उनके बच्चे की इतनी बन गई, अरे बेटा देख उनके बच्चे की। नहीं, कोई बात नहीं, आप बच्चे को यह महसूस मत कराओ कि बेटा तेरे से बड़ा डफर तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप उसे दिन में 10 बार बोलेंगे ना तो 10 बार फिर वो खुद भी हाँ यार अपन से ज्यादा डफर। आप उसकी जैसी आइडियोलॉजी, आप जैसी उसकी सोच बनाएंगे ना वो वैसा ही बन जाएगा, वो वैसा ही बन जाएगा। आप उसे बोलो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बार कम नंबर आए हैं, अगली बार अच्छे आएंगे, और मेहनत कर बेटा, तेरे में पोटेंशियल है बेटा, तू कर सकता है, दूसरा कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। और चल एक बात बता, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और क्या करना, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है और कोई काम है, तू मुझे बता तो सही। ये बिहेवियर माता पिता का होना चाहिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बच्चों की तरक्की में सबसे पहला योगदान किसी का है तो वो तो बच्चों का खुद का है कि वो कितनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद दूसरा है माता पिता का कि वो घर पे उनको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। क्योंकि हम टीचर्स, आज मैं यहाँ तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, हम ऑफलाइन पे पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ 2 घंटा 3 घंटा बच्चा रह जाएगा, पर जो बाकी का जो समय है वो अपने माता पिता के साथ बिताएगा। पर माता पिता ने ही ये सोच बना दी कि नहीं बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कितने ही आप महाज्ञानी के पास भेज दीजिए, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर तीसरा योगदान हम टीचर्स का होता है। तो यहां पर भी क्या हुआ, और माता पिता तो चलिए फिर भी जो हम कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, माता पिता तो चलिए जो भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं। पर अब यहाँ पर तो आपको कोई भला नजर आ नहीं रहा कि हिटलर भले के लिए मार रहा उनको, तो अब उनकी बार बार में ऐसी सोच यहूदियों की बना दी गई। तो यहूदी भी खुद को क्या है, कमजोर समझने लगे, खुद को बेकार समझने लगे। तो यहूदी भी अपने बारे में जो नाज़ियों द्वारा फैलाई गई जो रूढ़ छवियां थी उन पर यकीन करने लगे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई थी, ठीक है कि भाई उनकी आगे से नाक क्या है, मुड़ी हुई है, उनके बाल व आंखें काली। तो अब जो आर्य थे उनके बाल कैसे, ब्राउन बाल, ठीक है ना, और आंखें कैसी, आंखें नीली आंखें, ठीक है, ब्लू आईज। तो पर इनका क्या है, इनके बाल और आंखें कैसी हैं, काली हैं। यहूदियों जैसे शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। अब मतलब क्या है, इतना शोषण, इतना अत्याचार इन लोगों पे होने लगा था जिसका क्या है कि यहूदियों के सपनों में भी वो सब कुछ आने लगा था। वो बिल्कुल ऐसा सोचने लगे थे, हम भी क्या है, बिल्कुल जो वो बता रहे हैं वैसे ही हैं हम लोग। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी वे दिन रात यहूदियों को पीछा कर रही थी। तो जो नाज़ी प्रेस में, जो उनके मीडिया में, अब मीडिया पे भी पूरा दबदबा हिटलर भी का हो गया था, तो उनके नाज़ी प्रेस में जो भी यहूदियों की छवियां छापी गई, जो भी तस्वीरें उनकी छापी जाती थी, उनको दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। देखो ऐसा दिखाया गया आज यहूदियों को, वो देखते थे तो उनको ऐसा लगता था हाँ हम सच में ही ऐसे हैं। ये छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए, और बहुत से को जब लेकर के जाया जाता था उस गाड़ी में गैस चैम्बर के लिए, तो सोच करके ही क्या है दम तोड़ देते थे कि उनको इतना डर उनके मन में बिठा दिया था, उनकी इतनी ऐसी बेकार छवि बना दी गई थी। ठीक है, ये जो सारे घटनाक्रम है, ये सारा घटनाक्रम थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किताब में लिखा गया, और लोगों ने जब पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। मतलब आप डेनमार्क एक देश है, डेनमार्क ने चुपचाप से जर्मनी से जो अपने यहूदी लोग थे उनको निकाल लिया। तो उसकी एक नाव की तस्वीर भी आपकी किताब में दे रखी है, वो आप देखिएगा, ठीक है। और जो यहूदी हैं उन्होंने जो कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो ये दिखा सके कि नहीं कितना गलत हो रहा है नाज़ी जर्मनी में, वो जो दूध के कैंटर नहीं आते जिसमें वो दूध देने आते हैं सुबह वाले भैया, तो उनमें छुपा छुपा करके उन्होंने रखा है। तो बहुत दुखदायी स्थिति रही होगी। अब आते हैं महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी। महाध्वंस, ठीक है, बिल्कुल महाध्वंस ही था, बहुत बुरी तरीके से जर्मनी को तो बर्बाद करा सो करा, पर हजारों लाखों बेगुनाह लोगों को भी इसने मार दिया। अब ये महाध्वंस की जो जानकारी है, देखिए जर्मनी जो था वो तानाशाह था, और तानाशाह ने क्या करा, मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, सारी विचारधारा सब कुछ अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया।
अब आपने कभी सुना चीन की कोई बुरी खबर देश से बाहर जाती है? कतई ही नहीं जाने दें। वो मीडिया को उसने पूरा कंट्रोल कर रखा, बोल दे जिस दिन देश से बाहर तो कोई खबर चली गई ना, देख लेना अगले दिन तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। तो इसने भी क्या करा हिटलर ने कि कोई खबर देश से बाहर नहीं जाने देता था, देश के अंदर ही उस खबर को दबाए रखता था। पर जैसे जैसे क्या हुआ, विश्व युद्ध के अंत तक पहुंचे, तो यहां से जो नाज़ी जर्मनी में जो घटनाएं हुई है ना, वो खबर धीरे धीरे बाहर रिसने लगी, बाहर जाने लगी ही, जर्मनी के बाहर जाने लगी। और धीरे धीरे जो जर्मनी का जो असली चेहरा था, जो अत्याचारी चेहरा था, वो अत्याचारी चेहरा दुनिया के सामने आने लगा। वहां कितना भीषण रक्तपात, बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखा था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली। ओके, देखिए अब बात ये कही जाती है कि वहां कितना भीषण रक्तपात, कितना खून बहा होगा, ठीक है, कितना भयंकर खून बहा होगा, कितना बर्बर दमन हुआ होगा। बर्बर मतलब जिस बिल्कुल को बिना दया भाव के दमन किया गया होगा, मारा पीटा गया होगा। उसका जो असली अंदाजा ना, वो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद ही पता चला। ओके, युद्ध पता होने के बाद चला, उस बात का हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो दुनिया को युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार जाने के बाद ही लग पाया। तो अब क्या हुआ, जब तक जर्मनी युद्ध में नहीं आया, तो युद्ध खत्म नहीं हुआ, तब तक तो क्या था, सारी बातें गुप्त थी, किसी को पता नहीं चला। पर जैसे ही क्या हुआ, युद्ध खत्म हुआ, तो युद्ध खत्म होते ही और जर्मनी के हारते ही फिर धीरे धीरे क्या है, खबरें बाहर निकलने लगी। और फिर दुनिया को क्या है, जर्मनी का चेहरा देखने को मिला। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखा था ही, ठीक है। तो अब क्या है, जो जर्मन राष्ट्र है वो पहले प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरीके से हार गया, वर्साई की संधि को चुकाते चुकाते हार गया, और अब यहां पर भी वापस से ही हार गया। ये राष्ट्र जब वापस हार जाता है तो ये तो पूरा एक मलबा समझते हैं, जो खराब, जब घर तोड़ते हैं तो वो जो खराब चूना पत्थर जो होता है वो टूटता, वो मलबा, तो उस मलबे में दब चुका। मतलब यहाँ पे ये क्या है कि ये जितने भी सारी बुराइयां हुई थी, इन सभी बुराइयों के नीचे क्या है, जर्मन समाज तो दब चुका है। वो तो पहले से ऑलरेडी दुखी था। पर यहूदी भी ये चाहते थे कि पूरी दुनिया को यह बात पता चले कि उन पे कितने भीषण अत्याचार हुए, उन्होंने किन किन पीड़ाओं को सहा है, उन पीड़ाओं को दुनिया याद रखे, और हिटलर जैसे जो अमानव इंसान है, जो मानवता पर कलंक है, उनकी निंदा करे, उनकी बुराई करे, और ऐसे लोग दुनिया में आगे पैदा ना हो, इस बात का क्या करा जाए, ध्यान रखा जाए। ऐसे तानाशाह को वापस से दुनिया जन्म ना दे। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री से हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास सीखने के लिए होता है। इतिहास से आप सीखिए, आप सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। मुझे एक डॉक्टर अम्बेडकर का भी कोट याद आता है कि जो इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना भी नहीं सकते। तो आप इतिहास जानेंगे ना कि इतिहास क्या है। इतिहास से हमें ये बातें पता चलती है कि क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। और पहले एक एनसीईआरटी चला करती थी 11th-12th में, एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की एनसीईआरटी चला करती थी। आज हम देश में देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो पहले वाला भारत था ना, वो भारत आज होना चाहिए। उस फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग में बता रहा हूं, क्या बताता है कि आज हम बहुत से लोग देखते हैं, अरे भाई वो पहले वाला भारत, प्राचीन भारत में ये ऐसा था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत ये था, ये वो था। तो कुछ लोग ऐसे हैं आज हमारे समुदाय में जो वो वाला भारत चाहते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कल्पना जीवन में भी नहीं चाहते कि पहले वाला भारत होना चाहिए। क्यों? जिन पे अत्याचार हुआ। आप शूद्र समुदाय के जो लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, वो कभी चाहेंगे वो पहले वाला भारत वापस आना चाहिए? कभी नहीं चाहेंगे। चाहे सोने की चिड़िया रहा हो भारत, पर उन पे जो अत्याचार हुए वो कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो उस किताब के क्या लिखा है, उसने बोला है कि हमें क्या है, हमें जो पहले इतिहास में जो हुआ है ना, उसकी अच्छाइयां हमें लेनी, और जो बुराइयां हैं उनमें सुधार करनी। और ये कब होगा? जब हम इतिहास से सीखेंगे, हम इतिहास को समझेंगे। तो यहूदी भी यहाँ पे ये चाहते हैं कि दुनिया इन पीड़ाओं को याद रखे और आगे वापस जीवन में कभी ऐसा किसी के साथ ना हो। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस, होलोकास्ट भी कहा जाता है। तो ये पूरा, मतलब आप ये कह सकते हैं, जो पूरा इसने, हिटलर ने जितने भी लोगों को मारा, दमन करा, उनका खून खराबा करा, उन सबको क्या है, महाध्वंस कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। और जब दमन चक्र, जब इनका दमन हो रहा था, वो पूरी साइकिल चल रही थी इनको मारने की, पीटने की, जब वो बिल्कुल टॉप पर थी, तो एक क्या था, एक यहूदी टोले में, टोले का मतलब क्या है, ग्रुप, एक यहूदी ग्रुप में एक आदमी ने दूसरे अपने साथी से बोला,
बोले यार मैं ये विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आधे घंटे और जीना चाहता हूँ। बोले आधे घंटे और जीना चाहता हूँ। दूसरे ने पूछा भाई आधे घंटे में से क्या कर लेगा तो? आप भावनाओं को समझिएगा, आप भावनाओं को समझिएगा। अब बोले मैं आधे घंटे और जीना चाहता हूँ। वो शायद इसलिए जीना चाहता था कि वो दुनिया को बताना चाहता था कि ये नाज़ी जर्मनी वालों ने क्या करा है, नाज़ीवादियों ने क्या करा है। तो बहुत मतलब वो अपने दुख, अपने दर्द, अपनी पीड़ा दुनिया को दिखाना चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ एक इस समुदाय से होने के कारण हमें इतने दुख झेलने पड़े, जो कि मानवता पर कलंक था। इसमें हमारी क्या गलती थी कि हमने इस समुदाय में जन्म लिया? इसमें हमारी क्या गलती थी कि हमारा जो फिजिकल फीचर है, जो हमारी बॉडी का फीचर है, वो ऐसा था? इसमें हमारी क्या गलती थी? ये वो दुनिया को दिखाना चाहता था, ये दुनिया को बताना चाहता था। शायद वो दुनिया को ये बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने के लिए, ठीक है। तो जो कुछ हो रहा था उसकी गवाही देने के लिए, और जो दस्तावेज थे शायद वो दुनिया को दिखाने के लिए। ये घेटो कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे पर देखी जा सकती। तो जो घेटो एरियाज में जो दरबाबंदी, जो अलग एरियाज में रखा जा रहा था, जो कैंपों में, यातना घरों में जिनको रखा जा रहा था, उनका जो नारकीय जीवन, बिल्कुल नरक के समान जो जीवन था, वो लोग तो शायद इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। ये मैंने गैस चैम्बर की एक तस्वीर आप लोगों को दिखाई है। उनमें से बहुतों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए, ठीक है। तो काफी लोगों ने जो ये जीवन जिया, ऐसा जीवन जिया, उन्होंने डायरिया, दस्तावेज, कॉपियां कुछ लिख करके, कुछ छोड़ करके गए हैं, और उन्हीं रिटर्न से आज हमें काफी डेटा का पता लगता है। लेकिन इसके विपरीत जब ये दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। अब जैसे ही ये पता लगने लगा कि भाई क्या है, अब तो हारते हैं, अब तो हम हार चुके हैं, पूरा खेल ही खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म। तो इन्होंने क्या करा कि जितने भी नाज़ी ऑफिसेस थे, नाज़ियों के ऑफिस थे, हिटलर के जो भी ऑफिस थे, जहां पे उसने बना रखे थे, उन सब में बोले जो भी दस्तावेज हमारे पास है कि भाई हमने इतना गलत करा है, हमने इतना गलत करा है, और गलत करा है, उसके लिए क्या है, उन सभी दस्तावेजों को जला दो, और उसके लिए पेट्रोल बांटना शुरू करा। मतलब कहीं ना कहीं नाज़ीवाद खुद भी ये मानते थे कि हमने गलत करा है। नहीं तो अगर अच्छा काम करा होता तो आपको छुपाने की या जलाने की जरूरत कहां पड़ती थी। जैसे जब नोटबंदी हुई तो बहुत से लोगों ने क्या है, नोटों को जलाया, नदियों में बहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था यार ये पैसा सच में हमारा नहीं। तो देखिए, गलत तो करेंगे तो गलत तो घूम फिर करके आएगा ही आएगा। ये एक मैंने नाज़ी दफ्तर की फोटो दिखाई है, जहाँ पे टाइपराइटर है, किताबें हैं, ये हिटलर की फोटो लगी हुई है। सच में अब तो आपको भी ऐसे बहुत मन में घृणा पैदा हो रही होगी, गुस्सा पैदा हो रहा होगा कि क्यों कोई इंसान इतना कर सकता है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। स्मृति का मतलब देखिए यादें होता है, तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग लेख लिखे गए, ठीक है, साहित्य, उनके चित्र बनाए गए, शायरिया, स्मारक, स्मारक का मतलब ये होता है जैसे भाई कोई स्टेचू बना करके, कोई जगह बना करके, संग्रहालय जो म्यूजियम है, अलग अलग जगहों पे क्या है, इन बातों को आज भी याद रखा जाता है कि किस प्रकार से हिटलर ने जो शोषण किया यहूदियों का और बाकी 52 समुदायों का। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन सहायक दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। तो उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि थी जो क्या है, इतने बुरे समय में, जिन दिनों को सहा नहीं जा सकता था, जिन दिनों को सहा नहीं जा सकता था, उन दिनों में भी उन्होंने प्रतिरोध करा, विरोध करा, उसकी हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखाते दिखाते वो मर गए, हिम्मत दिखाते दिखाते वो मर गए। पर यह बात आपको याद रखनी है। देखिए, सीख क्या आती है कि अगर आप गुलामी करते करते मर जाएंगे ना, तो आप देखो मरना तो तय है। आप चाहे राजा की जिंदगी जिए, चाहे आप रंक की जिंदगी जिए, आप चाहे अमीरी की जिंदगी जिए, चाहे आप गरीबी की जिंदगी जिए, आप कैसा भी जीवन जिए, सब मरना तो है ही, मरना तो है ही। आप चाहे डर करके जिए, चाहे दब करके जिए, चाहे खुल करके जिए, मरना तो है। पर अगर आप गुलामी करते करते मरेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां ये बोलेगी कि मेरे माता पिता क्या थे, गुलाम थे। पर अगर आप लड़ते लड़ते मरेंगे तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ियां कहेंगी हाँ ठीक है कि वो कम से कम उन्होंने हमारे हकों के लिए लड़ाई तो लड़ी। तो यही बात थी, काफी लोग लड़ रहे थे नाज़ी जर्मनी। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाज है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे, ठीक है। और अब उन लोगों के लिए भी सारी शर्मनाक की बातें हैं जिन्होंने सारे जुल्म ढाए थे, जिन्होंने सारे जुल्म करे, उनके लिए भी शर्मनाक बात है। उनको भी अब तो शर्म आने लग गई थी, शर्म, डर, भय, गुस्सा सब अब उनको भी आ रहा था।
पर अब काय पछता है जब चिड़िया चुग गई खेत। हेलमुट के पिताजी को खुद को गोली मार करके मरना पड़ा, हत्या करनी पड़ी, खुद की आत्महत्या करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि भाई तूने गलत करा था। और देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या लिखा जाता है, आत्महत्या। आत्महत्या में अगर शब्द कहीं ना कहीं शब्द हम देखना चाहें तो वो क्या है? आत्मा है, सोल है। आप खुद को नहीं मार रहे हो, आप आपकी आत्मा को मार रहे हो। और आत्मा को कब मारा जाता है? जब आप ये महसूस कर लेते हैं कि हाँ मैंने गलत करा है, मैंने गलत करा है। और अब आज जो पवित्र आत्मा है, जो ईश्वर की दी हुई है, वो पवित्र आत्मा जो मेरे शरीर के अंदर है, मैं अब उसको भी चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूं, तो उसको भी मर जाना चाहिए। तो आत्महत्या मतलब आप खुद की आत्मा को, खुद के सोल को, जो सबसे प्योरेस्ट है, सबसे जो पवित्र है, उसको मारने की। तो गलत काम का नतीजा हमेशा गलती ही होगा। तो जिन्होंने जुल्म ढाया उनके लिए तो क्या था? ये शर्मनाक बात थी। और जो चुपचाप खामोशी से देखते रहे उनके लिए एक चेतावनी थी कि आगे से कभी ऐसा हो तो आवाज उठा देनी चाहिए। अब ये पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, फिर ओवरऑल चैप्टर खत्म। 1 अगस्त 1914 से पहला विश्व युद्ध की क्या होती है? शुरुआत होती है। 9 नवंबर 1918 को क्या है? जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 1918 में फिर वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान होता है। 28 जून को वर्साई की संधि होती है, ठीक है, और वर्साई की संधि के बाद से वाइमर गणराज्य का विरोध होना शुरू हो जाता है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का क्या बनता है? चांसलर बनता है। और कौन बनाता है? राष्ट्रपति कौन होता है? वो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 22 जून 1941 जर्मन सेना सोवियत संघ में भी घुसती है, और ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी बेवकूफी हिटलर की मानी जाती है। 23 जून 1941 यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है। इसमें तो हम लोगों ने पढ़ा था, जो 3 चरण थे मौत का सिलसिला में, उसमें पढ़ा था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में एंटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जापान पर्ल हार्बर पे क्या कर देता है? अटैक कर देता है। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑस्विट्ज को मुक्त कराती है। ऑस्विट्ज जगह का नाम है, जो सोवियत फौजें उसको आजाद करा लेती है। 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है, और मित्र राष्ट्र फिर से एक बार दूसरा विश्व युद्ध जीत करके दुनिया में दिखा देते हैं कि हम ताकतवर हैं। और इसी के बाद क्या है? शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो आज हमारा जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। जो दुनिया की सबसे दयनीय कहानियों में से एक कहानी थी, वो हम लोगों ने पढ़ ली है। और हम सीखते रहें हिस्ट्री से, ठीक है, सीखते रहें, और हम जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा करें, ठीक है, सबके साथ अच्छा करें। जाति, धर्म, लिंग, रंग, इन सभी भेदभाव से ऊपर उठ करके सभी के साथ अच्छा करें। जैसा हिटलर ने करा वैसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ हम आपसे मिलेंगे। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अगले अध्याय के और अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।